फ्रेंड्स, यह NCERT 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 6 और अध्याय का नाम है पुष्पी पादपों का शरीर अर्थात एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्रेंड्स, यह बोर्ड एग्जाम, नीट तथा और भी इसी तरह के सभी मेडिकल एग्जाम के लिए लाभदायक है। यह एक कंप्लीट सीरीज है। अगर आप भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही समय पे मिलता रहे। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 4 वीडियो पहले ही बना दिया है। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जा करके देख सकते हैं ताकि यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ सके। यह इस सीरीज का 5वां वीडियो है। चलिए बिना किसी देरी के अब हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पादपों का शरीर। तो द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पादपों का शरीर के बारे में जानकारी लेने के लिए हम लोग को डिटेल में मूल, तना तथा पत्तियों के ऊतकों की संरचना का अच्छे से अध्ययन करना होगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अध्ययन करना और द्विबीजपत्री के मूल की आंतरिक संरचना के बारे में जानते हैं। चित्र 6.6 अ को देखो। देखिए, इस फिगर की बात हो रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अ में, इस फिगर में यहाँ पे मूल रूप है, बाह्य त्वचा है, आपको ये दिख रहा है। इसके बारे में मैं बताता हूँ। चलिए पहले आगे जान लेते हैं। इसमें सूरजमुखी मूल की अनुप्रस्थ काट को दिखाया गया है। भीतरी ऊतकों के विन्यास को निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया गया है। देखिए, वह किसका मूल था? तो सूरजमुखी का था। और सूरजमुखी कौन सा पौधा है? तो ये द्विबीजपत्री है। ये आपको याद रखना है। सबसे बाहरी भित्ति मूलीय त्वचा है। जो सबसे बाहर की भित्ति होती है उसे क्या कहती है? मूलीय त्वचा। इसमें नलिकाकार सजीव घटक होते हैं। इनमें से कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर निकली होती हैं जो एक कोशिकीय मूल रूप बनाती है। देखिए यहाँ पे ये क्या है? जो बाहर का ये आप देख रहे हैं, शायद पिंक कलर में है, इसे हम लोग कहते हैं बाह्य त्वचा। और ये एकल कोशिकाएं होती है, मतलब एक कोशिकीय होती हैं। ये एक ही कोशिका होती है जो बाहर की ओर निकली होती है। देखिए, ये सिंगल कोशिका है जो बाहर की तरफ निकली हुई है, ये सारी। इसे हम लोग कहते हैं मूल रोम। ठीक है। और जहां पे एक लाइन से सजी हुई होती है उसको कहते हैं हम लोग बाह्य त्वचा। अब आगे जानते हैं। वलकुट में पतली भित्ति वाली पैरेन्काइमी कोशिकाओं की कई परतें होती हैं। इनके बीच में अंतरकोशिकीय स्थान होता है। वलकुट की सबसे भीतरी परत अंत त्वचा होती है। इसमें नलिकाकार की कोशिकाओं की एकल सतह होती है। इन कोशिकाओं में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे जो त्वचा के अंदर अनेक सारी कोशिकाएं होती है जो बिखरी होती हैं, कई सतहों में होती है। इसे हम कहते हैं वलकुट। और ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? तो ये नलाकार होती हैं और कई सतहों में होती है। अंतर त्वचा, और एक बात और याद रखना है कि इनमें अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। अंतत्वचा की कोशिकाओं की स्पर्श रेखीय तथा अरीय भित्तियों पर कैस्पेरी पट्टियों के रूप में जल और पारगम्य मोमी पदार्थ सूर्यबीन होता है। अब देखिए, इनमें क्या होता है? तो सूर्यबीन होता है जो इनके पट्टियों के रूप में पाया जाता है। अंतत्वचा से भीतर की ओर मोटी भित्ति वाली पैरेन्काइमी कोशिकाएं होती है जिसे परिरंभ कहते हैं। देखिए, यहाँ की बात हो रही, इसके अंदर एक ये है, इसे हम परिरंभ कहते हैं। और ये कौन सी कोशिकाएं होती है परिरंभ वाली? ये मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं। जो कौन सी कोशिकाएं हैं? पैरेन्काइमी कोशिकाएं हैं। मैंने पैरेन्काइमी कोशिका के बारे में आपको पिछले वीडियोज में बताया भी है। इन कोशिकाओं में द्वितीयक वृद्धि के दौरान संवहन कैम्बियम तथा पार्श्वीय मूल प्रेरित होता है। पित्त छोटी अथवा अस्पष्ट होती है। पैरेन्काइमी कोशिकाएं जो जाइलम तथा फ्लोएम बंडल के बीच होती हैं उन्हें कंकजटिव ऊतक कहते हैं। 2 से 4 तक जाइलम तथा फ्लोएम के खंड होते हैं। इनके बाद जाइलम तथा फ्लोएम के बीच एक कैम्बियम छल्ला बनता है। अंतःत्वचा के अंदर की ओर सारे ऊतक जैसे परिरंभ, संवहन ऊतक तथा पित्त मिल करके रंभ यानी स्टेल बनाते हैं। ठीक है। अब देखिए फिगर में चलते हैं। ये देखिए,
ये है आपका जाइलम। ठीक है, ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये है जाइलम। और इसमें आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं जो परिधीय क्षेत्र में है वो छोटा है, और बीच में आने के बाद जब केंद्रीय क्षेत्र में आ रहा है तो ये जाइलम का जो कोशिकाएं हैं वो बड़ी हो जा रही हैं। तो जो सटी हुई हैं मतलब जो छोटी हैं उसे हम कहते हैं प्रोटोजाइलम, यानी जो छोटी कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोटोजाइलम। और आगे आने के बाद जो बड़ी हो जाती हैं ये वाली, ये होती हैं मेटाजाइलम। ठीक है, और ये बीच वाला क्षेत्र होता है वो पित्त होता है। और इसके बीच में, इसके साइड में ही यहाँ पे फ्लोएम होता है, यहाँ पे ये सब, तो ये फ्लोएम होता है। ठीक है, तो ये फ्लोएम हो गया। पित्त मैंने बता ही भी दिया, बीच में होता है। ठीक है, और इसके चारों ओर ये घिरी हुई जो त्वचा होती है वो अंत त्वचा होती है। परिणाम तो मैंने आपको बताया ही था। तो ये है द्विबीजपत्री की आंतरिक संरचना। चलिए अब हम जान लेते हैं एक बीजपत्री के मूल की आंतरिक संरचना, और फिर उसके बारे में अंतर भी हम लोग जान लेंगे। एक बीजपत्री मूल का शरीर बहु अधिक बीजपत्री मूल के शरीर के समान होता है। इसमें बाह्य त्वचा, वलकुट, अंतःत्वचा, परिरंभ, संवहन मंडल तथा पित्त होता है। यानी एक बीजपत्री का जो मूल होता है वो द्विबीजपत्री के मूल के समान ही होता है, बस उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है वो जान लेते हैं। एक बीजपत्री में इनकी संख्या प्रायः 6 से अधिक होती है, जबकि द्विबीजपत्री में कुछ ही जाइलम बंडल होते हैं। तो देखिए, जो द्विबीजपत्री में जाइलम बंडल होते हैं उनकी संख्या कम होती है। कितनी होती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 होती है इनमें द्विबीजपत्री में, जबकि एक बीजपत्री में जो जाइलम बंडल की जो संख्या होती है वो कितनी होती है तो 6 या उससे अधिक। जनरली ये 6 से 8 के बीच में होती है। पित्त बड़ी तथा बहुत विकसित होती है तथा एक बीजपत्री मूल में कैम्बियम नहीं होता है, इसलिए इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। तो आपको अंतर क्या मिल गया, इसमें जाइलम के अधिक बंडल होते हैं, यानी उसमें 4 होता है, लेकिन एक बीजपत्री में 6 या उससे अधिक होता है। साथ ही एक बीजपत्री के जो मूल में होता है वो कैम्बियम नहीं होता है, और इसी कारण द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। तब से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक बीजपत्री के मूल में द्वितीयक वृद्धि क्यों नहीं होती है, तो आप बोलेंगे कि क्योंकि उसमें कैम्बियम नहीं होता है। ठीक है, और जाइलम की संख्या कितनी होती है तो 6 से अधिक। जाइलम बंडल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब जानते हैं द्विबीजपत्री तना के बारे में। एक प्रारूपी शैशव द्विबीजपत्री तने के अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं। शैशव का मतलब होता है जो कम उम्र का है, जो अभी शिशु के समान है, यानी नए पौधे की बात हो रही है। बाह्य त्वचा तने की सबसे बाहरी सतह की रक्षा करती है। बाह्य त्वचा का काम है, सबसे जो बाहरी परत है उसकी रक्षा करता है। यह क्यूटिकल पतली परत से ढकी होती है। इस पर कुछ बहुकोशिकीय एक पंक्तिक त्वचा रोम तथा कुछ रंध्र होते हैं। बाह्य त्वचा तथा परिरंभ के बीच कोशिकाओं की बहुत सी सतहें होती हैं जिन्हें वलकुट कहते हैं। इसके 3 क्षेत्र होते हैं। देखिए, मैं आपको फिगर में तो बता ही दूंगा, पहले देख लेते हैं ये कैसी होती है। तो यह क्यूटिकल पतली सतह से ढकी होती है, ठीक है, जो बहुकोशिकीय होती है, और इसमें त्वचा रोम तथा रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र मतलब आप छिद्र समझ लीजिए। ठीक है, और वलकुट क्या होता है तो बहुत सारी कोशिकाओं की जो सतहें होती हैं, अनेक सतहें, उन्हें वलकुट कहते हैं, जिसे मैंने ऊपर भी आपको बताया था। बाहरी अधस्थ त्वचा ये कोलेनकाइमा कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जो बाह्य त्वचा के नीचे होती हैं। ये शैशव तने को यांत्रिक सहारा देती हैं। देखिए, कोलेनकाइमी कोशिकाओं का क्या कार्य है तो वे यांत्रिक सहारा देती हैं। किसको? शैशव जो अवस्था में तने होते हैं उनको। वलकुट सतहें अधस्थ त्वचा के नीचे होती है। इनमें गोलाकार पतली भित्ति वाली पेरेन्काइमा कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं। इनमें सुस्पष्ट अंतराकोशिकीय स्थान होता है। अंतरकोशिकीय स्थान का मतलब 2 कोशिकाओं के बीच में इनमें कुछ खाली स्थान होता है। अंतःत्वचा वलकुट की सबसे भीतरी सतह होती है, और इसमें नाल आकार की कोशिकाओं की एक सतह होती है। इन कोशिकाओं में स्टार्च प्रचुर मात्रा में भरे होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे
स्टार्च आच्छाद भी कहते हैं। स्टार्च आच्छाद क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में स्टार्च भरा होता है। परिरंभ अंत त्वचा के नीचे और फ्लोएम के ऊपर होते हैं। इनमें एस्कोरेन्काइमा की कोशिकाएं अर्धचंद्राकार समूह में होती हैं। संवहन बंडलों के बीच अरीय रूप से विन्यस्त पैरेन्काइमा कोशिकाओं की कुछ सतहें होती हैं जो मजाकिरण बनाते हैं। बहुसंख्य संवहन बंडल एक छल्ले में होते हैं। संवहन बंडलों का छल्ले में बना होना द्विबीजपत्री के तने का गुण है। इनमें संवहन बंडल कैसा होता है? तो संवहन बंडल बहुसंख्य एक छल्ले में बना होता है, यानी एक छल्ले के रूप में वो होता है, और यही द्विबीजपत्री पौधों का विशेष गुण भी है। प्रत्येक संवहन बंडल संयुक्त मध्यादिदारुक तथा खुले होते हैं। तने में पित्त केंद्र में होती है। इसमें गोलाकार पैरेन्काइमी कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान होता है। ठीक है, तो पित्त कहाँ पे होता है? केंद्र में होता है। और इसमें जो पैरेन्काइमी कोशिकाएं होती है वो कैसी होती हैं? गोलाकार होती हैं, और इनके बीच अंतर कोशिकीय स्थान भी पाया जाता है। चलिए मैं आपको इसको फिगर में दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये द्विबीजपत्री का अनुपस्थित काट है। ये देखिए, ये बाह्य त्वचा है, ठीक है, और बाह्य त्वचा में ये रोम जैसा निकला हुआ है, और इसके अंदर ये वाला है, ये बाह्य त्वचा है। फिर उसमें हाइपोडर्मिस है, और ये पैरेन्काइमी कोशिकाएं हैं जिनसे पैरेन्काइमा बना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये संवहन बंडल है, ठीक है, जो किसके रूप में होता है? एक छल्ला के रूप में ये पाया जाता है। ठीक है, आप ऐसे ही यहाँ पे देखिए, ये स्टार्च छाद है, और इसमें स्टार्च छाद में क्या होता है? स्टार्च पूरा भरा हुआ रहता है। ठीक है, वही फिगर आप इधर भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी अनुप्रस्थ काट एक द्विबीजपत्री के तने का दिखाया गया है। चलिए अब हम लोग जानते हैं एक बीजपत्री के तना के बारे में। एक बीजपत्री तने की शारीरिक रचना द्विबीजपत्री के तने की कुछ भिन्न है, लेकिन ऊतकों के विन्यस्त रहने क्रम में कोई अंतर नहीं है। यानी थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, लेकिन जो उनका क्रम होता है उसमें कोई अंतर नहीं होता है। एक ही क्रम में सारे ऊतक रहते हैं। 6.7 और में आप देखेंगे कि एक बीजपत्री तने की बाह्य त्वचा पर त्वचा रोम नहीं होते हैं। एक बीजपत्री तने में बाह्य त्वचा एस्कोरेन्काइमा कोशिकाओं की बनी होती है। वलकुट में कई सतहें होती हैं, और इनमें बहुत से बिखरे हुए संवहन बंडल होते हैं। इनके संवहन बंडल के चारों ओर एस्कोरेन्काइमी बंडल आच्छाद होता है। संवहन बंडल संयुक्त तथा बंद होते हैं। ये याद रखना है कि इनमें संवहन बंडल कैसे होते हैं? तो संयुक्त तथा बंद होते हैं। परिधीय संवहन बंडल प्रायः छोटे और केंद्र से बड़े होते हैं। संवहन बंडल में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होते, और इसमें जल रखने वाली गुहिकाएं होती हैं। आप यहाँ पे अब फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे कि एक बीजपत्री का फिगर है। यहाँ पे ये बाह्य त्वचा है, और इसमें आप नोटिस कर सकते हैं कि इसमें मूल रोम नहीं है, जबकि आप उसमें देखे थे कि इसमें त्वचा पे रोम पाया जाता था। ठीक है, जबकि इसमें रोम नहीं पाया जाता है। उसके नीचे हाइपोडर्मिस होती है, फिर ये संवहन बंडल होते हैं, और उसमें ऊतक भरण होता है। ये वैसे ही आप यहाँ पे भी तने में एक बीजपत्री तना में देख सकते हैं। कहीं पे भी इसमें आपको मूल रोम वो रोम नहीं दिखाई देगा, मतलब तना पे जो रोम पाया जाता है वो रोम नहीं दिखाई देगा। और ये बाह्य त्वचा है, फिर ऐसे ये हाइपोडर्मिस है, ये संवहन बंडल, और फिर ये भरण ऊतक है। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।